नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आप सभी जानते हैं सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो है 2022 आगामी कुछ ही महीनों में होने वाली है। सो इसको ध्यान में रखते हुए हम यूनिट 1 के तहत बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, और यह इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर्स में हमने जो प्रीवियस डाले हैं उसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास का बेस से लेकर चर्चा की है, उसकी बेसिक बातें बताई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद युग और मौर्य काल के बारे में। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का युग था, फिर महाजनपद युग रहा है, और इसी महाजनपद युग में हमारे मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, इसका इतिहास किस प्रकार इससे जुड़ा हुआ है वो बात करेंगे। देन इसके बाद मौर्य वंश आता है, तो मौर्य वंश में भी हमारे मध्य प्रदेश का क्या महत्व था उसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आते हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रमुख विषयों की, मुख्य हमारे आज के टॉपिक की। तो आप सभी अंडरस्टूड होंगे कि हमारा MPPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, इसकी प्री यूनिट 1 में ही आता है। देन इसके अलावा सहायक प्राध्यापक परीक्षा के जो 36 विषयों को लेकर एग्जाम होने वाली है, उनके पेपर 1 में भी सेम यूनिट यही है। सो स्टडी मटेरियल कॉमन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम महाजनपद युग के बारे में। महाजनपद युग की बात करें तो महाजनपद युग का जो कालखंड है वो 600 BC के लगभग रहा है, और इस समय जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिसमें से वर्तमान के जो 2 है वो कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं, बाकी हमारे भारत में हैं। और इन 16 महाजनपद में से भी 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में हैं। क्योंकि हमें मध्य प्रदेश का पढ़ना है, भारत की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। महाजनपद का मतलब अगर हम आज की शब्दावली में बात करें तो मेट्रो सिटी। जिस प्रकार से आज के प्रमुख मेट्रो सिटी है, ऐसे उसी प्रकार उस कालखंड में भी मेट्रो सिटी रहते थे। अगर हम मान लें कि आज जो है सन कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब इस 2023 में हम 600 आप प्लस कर दीजिए, तो यानी कि हम 2600-2700 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, BC का मतलब ये होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत के 16 महाजनपदों में से 2 मध्य प्रदेश में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने महाजनपद थे, तो संख्या ही पूछ ली जाती है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर आप ब्रीफ में पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आंसर बना पाएंगे। तो एक का नाम है चेदी और एक का नाम है अवंती। अवंती का मतलब तो समझ गए होंगे, उज्जैन के आसपास की बात कर रहे हैं। वहीं पर चेदी जो है आज वर्तमान में इसका नाम चाहे चेदी ना हो, क्योंकि वक्त के साथ नाम परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये क्षेत्र जो है वर्तमान बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र की हम बात करें अगर, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। तो ये वाला जो एरिया है मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ये वाला एरिया जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। जब हम भारत मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाएंगे तब वहाँ पर स्पेशली हम जिले भी बताएंगे आपको कि किस जिले की कौन सी तहसील है या पूरा जिला किस क्षेत्र में शामिल है। तो अभी के लिए आप याद रखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की बात चल रही है। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो वो भी इस चेदी जनपद से ही जुड़ा हुआ था। तो ये महाजनपद जो है इसकी जो वर्तमान बुंदेलखंड में पड़ता है, और इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। इसकी एक शाखा जो है कलिंग, जो उड़ीसा में है, वहाँ पर भी थी। और खारवेल यहाँ वहाँ का प्रसिद्ध शासक था। चेदी वंश के राजा शिशुपाल का महाभारत में वर्णन मिलता है। इसका सिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से काटा था, और बुआ का लड़का था कृष्ण जी की, है ना, ये भी हमने पढ़ा है। चेदी बाद में कमजोर पड़ा और मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये चेदी महाजनपद की कहानी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसी कालखंड में शिशुपाल था। यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रसिद्ध पर्सनालिटी रही है हमारे इतिहास में वो यहाँ से ताल्लुक रखती थी। तो चेदी में आप इतना ही याद रखिए, इसके अलावा ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। अवंती की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग में एक सशक्त महाजनपद था अवंती, यानी कि उज्जैन। अवंती को बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना। उस समय जब हम जिस कालखंड की अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, उस समय बौद्ध धर्म अपने टॉप पर था, काफ़ी फेमस था। भगवान बुद्ध का जो भी जन्म है वो भी इसी कालखंड के दौरान, जो 600 BC से लगभग जो भी 300 BC तक का कालखंड है,
इसी कालखंड में रहे थे, काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इसके दो भाग थे बेसिकली, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी आई थिंक ऐसा लिखना चाहिए, उज्जैयिनी। और दक्षिणी जनपद जो था इसकी राजधानी महिष्मती थी, जो महेश्वर है यानी कि खरगोन वाला इलाका में विभाजित थी। अगर हम बात करें उत्तरी अवंती, ये तो हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अवंती में दो प्रसिद्ध नगर थे, एक कुरधरपुर और सुदर्शनपुर। ये काफ़ी प्रसिद्ध थे और बौद्ध ग्रंथों में इस बात का वर्णन है, ठीक है। अगर कोई राजा का क्षेत्र है तो उसमें कई सारे गांव वगैरह आते थे, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं दो प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। 6ठी सदी BC में बुद्ध का जो बौद्धों का एक्चुअल में बुद्धू का नहीं, बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र रहा करता था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम हमें पढ़ना है। शासक कई हुए हैं लेकिन हमें मोस्ट फेमस करना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आ चुका है PSC में, कि चंड प्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। और इसके पिता जो थे पुलिक, जो बृहदत्त वंशी राजा रिपुंजय के अमात्य थे, ने रिपुंजय को हराकर प्रद्योत को राजा बनाया था। और ये भगवान बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। जिस समय चंड प्रद्योत उज्जैन का शासक था, उसी समय कहीं पर महात्मा बुद्ध भी हमारे भारत के क्षेत्र में थे। चंड प्रद्योत के समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार था। जैसे कि अभी हमने कहा था कि 16 महाजनपद थे, तो इन 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय था मगध, जो वर्तमान बिहार के आसपास है, ठीक है। तो वहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? हर्यक वंश का बिंबिसार था, ठीक है। ये किस वंश का था? हर्यक वंश का था। तो ये बिंबिसार था और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को जीवक को प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। प्रद्योत जो है हाथी कला का भी जो है विशेषज्ञ था। यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है हमको। मगध में अब हम यहाँ पर अगर आपको थोड़ी साइड में चीज़ें बताएं तो जो मगध है, मगध सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, जनपद था। यहाँ पर कई सारे वंशों ने राज करा, लेकिन मोस्ट फेमस जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हर्यक वंश से इसकी हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जो कि 600 BC के लगभग ही था। हर्यक वंश के बाद आता है वंश शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के बाद आता है वंश नंद वंश का। और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। तो यहाँ पर जो अवंती था एक अलग राज्य जनपद हुआ करता था, इसका एक अलग राजा था। लेकिन शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और इसको मगध में मिला लिया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो मगध मतलब राजा एक दूसरे के राज्य को जीतते भी रहते थे। तो उसी प्रकार अवंती भी शिशुनाग वंश के दौरान क्या हुआ? मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। त्योथर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। चेदी जनपद की अगर हम बात करें तो चेदी जनपद भी सेपरेट था बहुत समय तक। और चेदी जनपद जो है जब बहुत बाद में जब नंद वंश आया था, तब नंद वंश के टाइम पर ये जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें बताई है आपको कि शिशुनाग वंश के टाइम पर अवंती सबसे पहले मगध में मिला, फिर जब नंद वंश का शासन आया इसके बाद, तो नंद वंश में एक राजा हुआ करता था महापद्म नंद, तो इसने चेदी जनपद को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मगध जो है काफ़ी विस्तार होता गया और शक्तिशाली भी होता गया। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। त्योथर रीवा का नाम हमें याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि त्योथर कहाँ पर स्थित है, तो त्योथर रीवा में है, प्रसिद्ध स्थल है उस कालखंड के, यानी कि महाजनपद काल जो हम पढ़ रहे हैं 600 BC से 300 BC तक के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं हमको, बौद्धकालीन स्तुति के खंडर मिलते हैं। नंदवंश की अगर हम बात करें, इसके बाद हम नंदवंश की बात कर रहे हैं, तो ये वाली आई थिंक हम बात कर चुके हैं। और बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपद युग के बाद, जिसमें महाजनपद युग में कौन कौन से युग थे। तो महाजनपदों की बात हुई है, हर्यक वंश रहा है, नंद वंश रहा है, शिशुनाग वंश रहा है। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट पावरफुल मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है। एक बिंबिसार है, वो बिंबिसार अलग है, ये बिंदुसार है। और बिंदुसार का लड़का था सम्राट अशोक, जो महान शासक हुआ। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो अवंती और चेदी मगध के भाग बने रहे, क्योंकि जो ये मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने सबसे पहले मगध में ही अपना जो है शासन स्थापित किया था। और उस समय हमें पता है इसके पहले ही मगध और अवंती और चेदी जो मध्य प्रदेश में आते थे, ये मिल चुके थे।
और अवंती जो सम्राट अशोक है ये यहाँ पर 11 साल तक राज्यपाल रहा था। हम प्रांत प्रति बोल सकते हैं उस टर्मिनोलॉजी में, यानी कि 11 साल तक ये यहाँ पर इस पे अवंती पर किसका कंट्रोल था? उज्जैन अशोक का कंट्रोल था। विदिशा की श्रीदेवी या महादेवी से इसने विवाह किया था और इसी से इनके पुत्र जो है एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा उत्पन्न हुए थे। सम्राट अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का रायसेन जिले में पड़ता है। सांची क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है हमारे मध्य प्रदेश का स्थल। तो ये सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसी प्रकार उज्जैन में एक वैश्य टेकरी भी है, इसका निर्माण भी जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक के कुछ हमको अभिलेख भी मिलते हैं, कहाँ कहाँ से आइए जानते हैं। रूपनाथ से मिलते हैं जो जबलपुर में पड़ता है, गुर्जर से मिलते हैं जो दतिया में पड़ता है, सारो मारो से मिलते हैं जो सीहोर में पड़ता है, पनगुराड़िया जो कि सीहोर में है, सांची जो कि रायसेन में है मिलते हैं। और गुर्जरा लेक जो कि दतिया में है, इसमें अशोक देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है, अर्थात सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इस प्रकार से ये बात थी मौर्य वंश की मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। आइए हम कुछ मौर्यकालीन स्तूप की बात करते हैं। उस कालखंड में जो स्तूप का निर्माण हुआ, स्तूप एक प्रकार की संरचना होती है, यहाँ पर कुछ सामान रख दिया जाता है और उसको इस प्रकार से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हर्मिका होती है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस कालखंड में जो स्तूप बनाए वो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पर है। तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। मतलब ये निर्माण तो 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया दिया था, लेकिन इतिहास के गर्भ में बातें छुप गई थी और फिर बाद में जब अंग्रेज आए तो 1818 में जनरल टेलर ने खोजा था कि यहाँ पर कुछ जो है प्राचीन धरोहर छुपी हुई है। इसी प्रकार तुमेन का एक स्तूप है जो कि गुना जिले में है। विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित है और यहाँ से 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार उज्जैन का बौद्ध महास्तूप की अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसको वैश्य टेकरी या कानीपुरा नाम के टीले के रूप में जाना जाता है। कसरावत के स्तूप की बात करें तो ये खरगोन जिले में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार देव कुठार का स्तूप है, ये रीवा जिले में पड़ता है। यहाँ से भी बौद्ध कालीन और उस कालखंड का मौर्य काल का जो है हमें स्तूप मिला है। पनगुराड़िया जो कि सीहोर में आता है, यहाँ से भी मौर्य कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। तो इतनी बातें हमें याद रखना है। तो मौर्य काल के स्तूप या उस कालखंड में आप पीछे चले गए होंगे कि 600 BC से 300 BC के दौरान क्या कुछ रहा था, और ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात की है हमने। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख शहरों की। उस समय 2 शहर जो है मौर्य काल में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उज्जैन तो डेफिनेटली था ही, लेकिन सांची जो कि रायसेन जिले में आता है और इसका प्राचीन नाम उस समय था काकनाबाद। PSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सांची का जो है प्राचीन नाम क्या था, काकनाबाद था। और इसी प्रकार बेस नगर था जिसको विदिशा का जो कि प्राचीन नाम था। तो सांची जो काकनाबाद है 1818 में हमने पढ़ा है कि जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी और 1818 में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वारों तथा स्तूप के 3 घुरे हुए तोरण द्वारों को खड़ा भी किया था। एक्चुअल में जो सांची है इसमें 3 स्तूप है, एक बीच में स्तूप है जो बड़ा है और 2 आसपास स्तूप है, ठीक है। तो इसको जो है बड़ा स्तूप कहते हैं। तो यहाँ पर या फिर इसको महास्तूप कह दें हम, तो महास्तूप जो है इसमें भगवान बुद्ध के दंत अवशेष सुरक्षित है। द्वितीय में अशोककालीन धर्म के और तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदग्लान के दंत अवशेष सुरक्षित है। इस महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय में ईंटों से कराया गया था, ठीक है। और उसके चारों ओर लकड़ी की वेदिका बनाई थी, ठीक है। इसके चारों ओर लकड़ी का जैसे हम बाउंड्री बनाते हैं उस प्रकार से वेदिका बनाई थी और अशोक का संघभेद रोकने के, और इसमें कई सारे ना विवरण लिखे हुए हैं, ठीक है। पत्थरों पे कई समय उस समय की जो लिपि चलती थी उसके लेख लिखे हुए हैं। और सांची के स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख भी उत्कीर्णित है। तो ये अशोक ने इतना काम कर दिया था सांची में। फिर जब मौर्य वंश खत्म हो गया और मौर्य वंश के बाद जो वंश आता है शुंग वंश आता है, तो वो क्या करता है, इस लकड़ी की वेदिका के स्थान पर हम इसको बाउंड्री समझ सकते हैं, पाषाण वेदिकाएं लगवा देता है, यानी कि पत्थरों की वेदिका लगवा देता है, ठीक है। और इसी प्रकार सातवाहन वंश भी आता है शुंग वंश के बाद, तो वो भी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम करता है। तो इतनी बातें हमें याद रखना है सांची के रिस्पेक्ट में। चलिए अब बेसनगर या विदिशा की बात करें हम, तो
तो यहाँ पर प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है। 1913-14 में श्री D.R. भंडारकर ने यहाँ उत्खनन करवाया था और बेसनगर में एक्चुअल में हेलियोडोरस का स्तंभ प्राप्त हुआ है। और जो ये हेलियोडोरस था ये एंड्रो ग्रीक शासक था, जो कि इसका संबंध इसने बाद में वैष्णव धर्म अपना लिया था। तो इससे वैष्णव धर्म से संबंधित एक जो है स्तंभ प्राप्त हुआ। स्तंभ आप समझ सकते हैं पत्थर का बना हुआ था उस समय के अनुसार। यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और बेसनगर गुप्त शासकों के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम गुप्त शासक बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मौर्यकाल हमारा खत्म हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर जो 600 BC यानी कि महाजनपद युग और फिर मौर्यकाल आता है, तो लगभग 100 BC तक की बात कर ली है, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 BC में हुई थी और 183 BC तक इसका जो है अंतिम शासक रहा था। तो इतनी बातें मौर्यकाल की। इसके बाद हम जो है क्रमशः अगले काल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल भी अपने आप में काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस समय जो सम्राट अशोक के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, अपने राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था। लेकिन फाइनली फिर यहाँ पर धीरे धीरे दो प्रकार के शासक वर्ग आते हैं, जिसमें एक इंडियन रूलर रहते हैं यानी कि भारतीय रहते हैं, और एक साइड पर विदेशी भी आने लग जाते हैं जो भारत में आक्रमण करते हैं और शासन का काम करते हैं। तो इसको हम मौर्योत्तर काल में डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, बिल्कुल हम सिस्टमैटिक और बैक टू बैक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा ही कुछ है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।